नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है दीपक और उसकी पत्नी आरती की। इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी को शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और जैसे कि किसी भी नए नए शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी में होता है, वैसा ही खुशी का माहौल इनकी ज़िंदगी में भी चल रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। नई नई शादी में दोनों एक दूसरे को समझने और जानने के लिए काफ़ी वक्त ले रहे थे। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी, मतलब दोनों के परिवार वालों ने दोनों की शादी अपनी रजामंदी और खुशी से करवाई थी। इन दोनों ने भी एक दूसरे को देखकर पसंद किया था और दोनों की शादी हुए मुश्किल से 8 महीने ही निकले होंगे। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ तब तक बहुत अच्छा चल रहा था जब तक ये उसी शहर में थे जहाँ पर इनके माता पिता रहा करते थे। लेकिन शायद इनके माता पिता के शहर में इनका दाना पानी ज़्यादा वक्त के लिए लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि अचानक दीपक के ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ गए, वो भी अच्छी प्रमोशन और सैलरी हाइक के साथ, जो देखते ही घर वालों ने भी उन लोगों को जाने के लिए रोका नहीं। और तो और पत्नी भी ये देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो चुकी थी कि वहाँ पर हमें रहने के लिए कंपनी की तरफ से बंगला भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी और तो और आपकी सैलरी 2 गुना से भी ज़्यादा वो करके दे रहे हैं और आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हाँ, परिवार से जुदा होने का, अलग होने का एक दर्द था, लेकिन ज़िंदगी में कई बार हमें ऊपर उठने के लिए अपनों का साथ थोड़े समय के लिए छोड़ना पड़ता है, मतलब शहर बदलना पड़ता है। यही सेम इस शादीशुदा जोड़े के साथ भी हो रहा था और अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को इतना जानने और समझने लगे थे कि दोनों ने अपनी रजामंदी और खुशी से ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि ठीक है, शहर बदल रहा है, कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए वहाँ पर काफ़ी होंगे और अगर कभी ज़रूरत लगी तो बीच बीच में छुट्टियाँ लेकर हम माता पिता से मिलने के लिए भी आना जाना करते रहेंगे। ये बात तय होने के बाद अगले महीने उनको ये शहर छोड़कर नए शहर में जाना था। वहाँ पर जाकर कोई भी तैयारी करने की कोई चिंता दोनों पति पत्नी को बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सारा बंदोबस्त कंपनी वाले ही करके दे रहे थे। नए शहर में जब आप या हम कोई भी जाते हैं तो पहली चिंता हमारी घर की ही होती है, जो चिंता दीपक के कंपनी वालों ने पहले से ही सॉल्व कर दी थी। इस वजह से आरती और दीपक दोनों काफ़ी निश्चिंत थे और यहाँ पर अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ें चाहिए थी उन चीज़ों की खरीदारी और पैकिंग में लगे हुए थे। 15 दिन और बचे हुए थे तब दीपक को अचानक पता चला कि जो बंगलो उनको मिलने वाला है वो फुल्ली फर्निश्ड होने वाला है, तो उन्हें घर के ज़रूरत की चीज़ें भी इतनी सारी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ के लिए आरती तैयार नहीं हुई, क्योंकि आरती ने अपने हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी खरीद रखी थी और आरती को वो चीज़ें ही अपने नए घर में सजाने के लिए चाहिए थी। दीपक ने भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना नहीं किया और धीरे धीरे वो दिन भी अब आ चुका था जब इन दोनों को अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर जाने का वक्त था। दोनों आंखों में आंसू भरे हुए और कहीं ना कहीं मन में नया घर, नया परिवार बसाने की एक खुशी, एक उत्सुकता के साथ
अपने परिवार से अलविदा ले रहे थे। दोनों के परिवार वाले भी कहीं ना कहीं चाहते तो नहीं थे कि वो उनसे दूर चले जाएं, लेकिन सबने उनको जाने की परमिशन दे दी और कुछ ही समय बाद वो वहाँ पर अपने नए घर में अच्छी तरह से सेटल भी हो चुके थे, क्योंकि सच में उस नए घर में किसी भी चीज़ की ना तो कोई कमी थी और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जैसे ग्रॉसरी वगैरह, किराने के सामान की, वो चीज़ें पहले ही दिन में दोनों पति पत्नी ने शहर घूमने के हिसाब से काफ़ी सारी दुकानें छान मारी और ज़रूरत की वो चीज़ें भी घर पर आ चुकी थी, क्योंकि उनके पास खुद की गाड़ी भी कंपनी ने दी थी, वो भी ड्राइवर के साथ। अब घर पर किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। आसपास में बात करके घर के लिए जो भी सहायक चाहिए थे, मतलब मेड, साफ सफाई के लिए सारे लोगों का इंतज़ाम भी शाम तक ही हो चुका था। अब उस घर में कहीं ना कहीं आरती का मन ना लगते हुए भी चीज़ें इतनी अच्छी और इतनी बेहतर थी कि सब कुछ अब आरती को पसंद आने लगा। सब कुछ उसके मन मुताबिक होने लगा और उनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे एक पति पत्नी की नई ज़िंदगी वाला ठहराव और बाकी चीज़ें होने लगी। ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीत रही थी। देखते ही देखते पलक झपकते 6 महीने निकल चुके थे और अब घर वालों की तरफ से एक मांग आने लगी थी कि तुम लोगों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम्हारी ज़िंदगी भी पूरी तरह से सेटल हो चुकी है, अब कमी है तो बस एक चीज़ की, वो है बच्चे की। और अब तुम लोगों के पास ये बहाना भी नहीं कि तुम लोग घर ले लोगे, गाड़ी ले लोगे, तब फिर बच्चे के बारे में सोचोगे या प्लान करोगे। इस वजह से माता पिता ने अब अपने बेटे और बहू को इस बात के लिए जोर देना शुरू कर दिया। वैसे तो आरती और दीपक के मन में भी ये ख्याल अब कुछ वक्त से चलने लगा था और माता पिता के ऐसा कहने के बाद उन दोनों ने इस बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दिया और डॉक्टर्स के पास भी उनकी 2 विजिट हो चुकी थी। सब कुछ अच्छा और नॉर्मल था। उन दोनों ने बच्चे का प्लान करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 1 ही महीने के अंदर आरती अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस चीज़ से दीपक और आरती दोनों काफ़ी खुश थे। लेकिन शुरू के 3 महीने जैसे कहा जाता है कि किसी को भी इस बारे में बोलना और बताना नहीं चाहिए, यही चीज़ इन दोनों ने भी फॉलो की थी। इसी वजह से फर्स्ट मंथ होने के वजह से दोनों ने अभी तक ये बात किसी से भी नहीं कही थी। लेकिन एक दिन अचानक दीपक की माँ का फ़ोन आया और उन्होंने दीपक से इस बारे में सवाल करना शुरू किया और कहा, बेटा मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो। दीपक से उन्होंने ये बताया कि उनको सपना आया कि आरती प्रेग्नेंट है और किसी वजह से आरती का मिसकैरेज हो गया और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये सपना देखकर वो काफ़ी घबरा चुकी थी। जैसे ही उन्होंने ये बात दीपक से कही, दीपक को ये बात सुनकर काफ़ी अजीब लगी, लेकिन इसमें अजीब लगने जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि वैसे भी कहते हैं माँ का जुड़ाव अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा होता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा बुरा उथल पुथल अगर होने वाली हो तो सबसे पहला इंसान दुनिया में होता है जिसे इन चीज़ों का एहसास हो जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ ही होती है। और ठीक ऐसा ही दीपक की माँ के साथ भी हुआ था, लेकिन उनको ये एहसास दीपक नहीं आरती को लेकर हुआ था।
इस वजह से दीपक को थोड़ा अजीब लगा और दीपक ने पहले तो ये सोचा कि वो अपनी माँ को ये बात बता दे, लेकिन आरती के कहे अनुसार 3 महीने तक किसी को कुछ भी नहीं बताना था, इसलिए दीपक चुप लगा गया। उसने ये बात अपनी माँ से उस वक्त भी छुपा ली। दीपक की माँ ने जब ये सुना कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाएंगे। ये बात सुनते ही दीपक की माँ को एक अजीब सा सुकून मिला, एक तसल्ली मिली और उन्होंने अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते हुए फोन रख दिया। लेकिन इधर पता नहीं क्यों उनके मन की बेचैनी, घबराहट जा ही नहीं रही थी और आरती के प्रेग्नेंट होने के वजह से आरती को अजीब अजीब सी चीज़ें करने का हमेशा मन किया करता था। आरती अक्सर कुछ न कुछ खाने की डिमांड किया करती थी और दीपक भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, समझ रहा था, इसलिए दीपक अपने हिसाब से आरती की हर ख्वाहिश का खास ख्याल रखा करता था, उसकी हर इच्छा को पूरा किया करता था। और ऐसे ही एक दिन रात में आरती को कुछ खाने का मन किया और आरती ने कहा कि वो दीपक के साथ बाहर जाएगी। दीपक ने भी मना नहीं किया और वो दोनों आरती के मन की चीज़ खाने के लिए बाहर जा चुके थे। दोनों खाकर बड़े ही मज़े में खुशी खुशी घर वापस आ रहे थे। अचानक पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन एक मोड़ पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी सड़क के बीचों बीच अचानक कहाँ से आई, कैसे आई, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई। और उस एक्सीडेंट में आरती की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, वो हॉस्पिटल में थी। दीपक को भी चोटें आई थीं, लेकिन दीपक की चोटें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी। इस वजह से दीपक की हालत जल्दी ही सुधर चुकी थी और ये बात अब दोनों बच्चों के घर वालों को पता चल चुकी थी। वो यहाँ पर बच्चों के पास आ चुके थे। आरती की हालत ठीक होने के बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के वजह से आरती के बच्चे की मौत हो चुकी थी और धीरे धीरे आरती की हालत इतनी बिगड़ती जा रही थी कि डॉक्टरों ने अब जवाब दे दिया था, अगर आरती बचती है तो वो भगवान का चमत्कार होगा और अगर नहीं बचती तो हमने हमारे तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, इसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टरों का ये जवाब आ चुका था। घर वाले सब भगवान के सामने रो रहे थे, आरती की ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे और आरती भी मौत से लड़ रही थी। उसकी हालत बिगड़ते बिगड़ते आखिरकार थोड़ी देर के लिए सबको ऐसे लगा जैसे उसकी सांसें थम चुकी हैं और सांसें थमते ही डॉक्टर्स ने अपने तरफ से पूरी कोशिश करना शुरू कर दिया। उनकी कोशिश करते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अचानक शायद परिवार वालों की दुआओं का असर हो गया कि आरती के साथ एक चमत्कार हुआ। आरती जैसे मौत को छूकर तुरंत वापस आ चुकी थी। आरती अब फिर से दवाइयों पर और डॉक्टरी इलाज पर रिस्पॉन्स करने लगी थी। डॉक्टर्स ने अपनी जी तोड़ कोशिश करनी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में आरती स्टेबल हो चुकी थी। ये खबर घर वालों ने जैसे ही सुनी, उनकी भी जान में जान आ चुकी थी। सबको अब एक उम्मीद बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में आरती पूरी तरह से ठीक होकर घर पर वापस आ गई थी, लेकिन आरती अपने बच्चे के जाने के सदमे से उभर नहीं पा रही थी। घर वालों ने भी उसका साथ पूरी तरह से दिया और कुछ दिनों के लिए
आरती अपने माता पिता के साथ उनके घर पर रहने के लिए चली गई। माता पिता ने बहुत कोशिशें की आरती को इस सदमे से निकालने की, क्योंकि इस सदमे के बाद से आरती काफ़ी बदल चुकी थी। वो अब अपने आप में ही ज़्यादा समय बिताया करती थी। वो हमेशा चुपचाप रहना, अकेले रहना, बंद कमरे में रहना, कमरे में अंधेरा करके रखना, ये चीज़ें करने लगी थी। जबकि इससे पहले आरती को ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद थी। घर वालों को ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आरती अपने बच्चे को खोने के सदमे से ऐसी हो गई है। लेकिन मुश्किल से हफ्ता बीतने के बाद उन्हें आरती को लेकर अब ज़्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि आरती अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। कभी वो किसी के जैसे बातें करती, कभी किसी और के जैसे। आरती हर वक्त थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग इंसान की तरह बातें किया करती थी, और उससे पूछने के बाद आरती इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर देती कि वो इस तरीके से बात नहीं कर रही थी। आरती को कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन आरती के माता पिता के सामने वो सारी चीज़ें हो रही थी। इस वजह से वो उसकी हालत देखकर अब ज़्यादा परेशान होने लगे, और जैसे जैसे दिन बीतने लगे आरती की ये हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। वो हमेशा अकेले बैठकर लगता था जैसे किसी से बातें कर रही है, और ये हरकतें धीरे धीरे अजीब सी होने लगी। आरती अपने माता पिता से भी अजीब तरीके से व्यवहार किया करती थी। कभी वो नॉर्मल हो जाती और कभी तुरंत पलक झपकते ही एबनॉर्मल हो जाया करती थी। मतलब वो अपने माता पिता को पहचानने तक से इनकार कर दिया करती थी। माता पिता को ये चीज़ें अब चिंता में डाल रही थी, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास इलाज के लिए लेकर जाएंगे। अभी तक ये बात दीपक और उसके घर वालों को नहीं बताई गई थी, और आरती के माता पिता ने वही किया। डॉक्टर के पास जब आरती को वो लेकर गए, आरती वहाँ भी थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग आवाज़ों में बातें कर रही थी, और कभी किसी से किसी तरफ देख के बात करती, तो कभी किसी और से दूसरी तरफ देखकर बात किया करती थी। और हर बार जब भी वो किसी से बात करती या कुछ बोलती, उसकी आवाज़ अलग अलग आया करती थी। डॉक्टर ने इस चीज़ को एक अलग ही बीमारी का नाम दिया, और उसके हिसाब से आरती का इलाज शुरू कर दिया। घर वाले ये बात अभी दीपक को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर ने ये भरोसा दिलाया था कि कुछ ही दिनों में आरती का इलाज हो जाएगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इलाज चलता रहा, लेकिन आरती की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था। मुश्किल से 15 दिन बीतने के बाद अब दीपक को आरती की चिंता होने लगी, क्योंकि वो इन 15 दिनों में आरती को कई बार फ़ोन कर चुका था, लेकिन आरती ज़्यादातर उसके फ़ोन का जवाब नहीं दिया करती थी, और जब भी जवाब देती वो फ़ोन पर भी उसी तरीके से दीपक से अलग अलग आवाज़ों में बातें किया करती थी, जिसके वजह से अब दीपक को अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। दीपक अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके पास आ चुका था, और अब आरती को देखकर, उसकी हालत देखकर दीपक काफ़ी डर चुका था। दीपक को समझ में नहीं आ रहा था कि आरती को हुआ तो हुआ क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ में, डिप्रेशन में ऐसी हालत उसने आज तक ना कभी किसी की देखी थी और ना ही सुनी थी। इतना कुछ देखने के बाद दीपक को अब ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी अपने माता पिता से छुपाने की। इस वजह से दीपक ने ये बात अब अपने माता पिता को भी बता दी थी, और आरती की ऐसी हालत के बारे में सुनते ही दीपक के माता पिता तुरंत
भागते हुए आरती के पास पहुंच चुके थे और सब लोग उसे ही घेर कर उसके कमरे में बैठे हुए थे। आरती चुपचाप अपने बिस्तर पर अभी लेटी हुई थी। वो एक टक से छत के ऊपर देखी जा रही थी और वो बार बार आंखों से लग रहा था जैसे किसी को छत की तरफ देखकर इशारे कर रही है। और अचानक अब जब आरती ने बोलना शुरू किया, सब दीपक, उसके माता और पिता उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ी देर के लिए घबरा चुके थे, क्योंकि आज आरती जिसकी आवाज़ में बात कर रही थी वो किसी और के नहीं, उसके खुद के चाचा ससुर की आवाज़ थी, जिनकी मृत्यु को अभी मुश्किल से 1 साल भी नहीं गुजरा था और उनकी मृत्यु एक एक्सीडेंट में हुई थी। वो मृत्यु कैसे हुई थी ये बात भी आज तक कभी किसी को पता नहीं चली थी और आरती ने एक ही झटके में उनके मौत का खुलासा सबके सामने कर दिया। उसने बताया कि उनके खुद के बिजनेस पार्टनर ने उनके गाड़ियों के ब्रेक्स फेल करवा दिए थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। आज भी उनकी आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहीं पर भटक रही है। जब तक उसके बिजनेस पार्टनर को इस बात की सज़ा नहीं मिलती, उनके आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। उनके आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी, ये बात तो कहीं ना कहीं दीपक के पिता को वो पूजा पाठ करवाने वाले गुरु जी ने ही बता दी थी कि इनकी कोई अंतिम इच्छा बाकी रहने के वजह से इनकी आत्मा अभी भी अशांत है। लेकिन वो अंतिम इच्छा क्या थी ये बात आज तक किसी को नहीं पता थी और उनकी ही आवाज़ में उनकी अंतिम इच्छा जानने के बाद पूरे घर वाले अब कहीं ना कहीं आरती से डर भी रहे थे और उन्हें आरती के इस हालत के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में भी आने लगा था। लेकिन अब जब इस बात का पता दीपक के परिवार वालों को चल चुका था कि उसके चाचा की अंतिम इच्छा क्या थी, उन्होंने सच में इस बात की इंक्वायरी करवाना शुरू करवाया और उन्हें कुछ ही वक्त में ये पता चल चुका था कि किस मैकेनिक से उनके गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए गए थे और उस मैकेनिक ने पकड़े जाने पर सारी बात सच सच पुलिस के सामने बता दी। पुलिस वालों ने भी उस चाचा के पार्टनर को पकड़कर जो भी सज़ा दिलवानी थी वो सज़ा दिलवा दी और कुछ वक्त बाद वापस से आरती ने चाचा की ही आवाज़ में अपनी अंतिम इच्छा पूरी हो जाने की बात बताई और ये भी बताया कि आज उनकी आत्मा को मुक्ति मिल रही है। और ये कहकर आरती बेहोश हो चुकी थी। अब घर वाले इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि आरती के साथ क्या परेशानी है। अब जबकि ये बात पता चल चुकी थी कि परेशानी क्या है, तो डॉक्टर्स के पास जाना ये कहीं से भी सही नहीं था और अब ये बात दोनों परिवार वाले और आरती के पति को भी माननी ही थी। इस वजह से आरती के लिए अब अलग इलाज ढूंढा जाने लगा, क्योंकि उन लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इस वजह से अपने सारे जान पहचान वाले और जो भी ऐसी चीज़ों में मदद कर सकते थे, उन सारे लोगों के पास से उन्होंने किसी बाबा के बारे में पता लगवाया और लगभग 4 दिन बाद उन्हें ऐसे एक बाबा जी का पता मिला, जहां जाकर उन्होंने आरती के बारे में सारी बातें विस्तार से बता दी। बाबा जी ने जैसे ही ये बात सुनी वैसे ही उन्होंने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। अगर सच में वो मृत्यु देखकर आई है तो वो ऐसी अनजान शक्तियों को देखने और उनसे जुड़ने के लायक अपने आप हो जाती है। वो एक बहुत आसान माध्यम बन चुकी है ऐसी आत्माओं का
तुम और हम जैसे नॉर्मल लोगों से बात करने का। इस वजह से आरती के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये बहुत समय तक चलना भी उस बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसी हालत में कभी किसी बुरी और ज़िद्दी आत्मा ने अगर उसके शरीर से अपना जुड़ाव कर लिया तो उसको उसके शरीर से अलग करवाना बहुत मुश्किल हो सकता है, जो कि उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस पर पूरे परिवार वालों को अब आरती को लेकर ज़्यादा चिंता होने लगी। उन्होंने बाबा जी से मदद करने को कहा। बाबा जी ने कहा, हाँ, मैं इस चीज़ के लिए मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए पहले आरती को तैयार होना पड़ेगा और आरती खुद उस पूजा में जब तक नहीं बैठेगी तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और बाबा जी वहाँ से सीधे सबके साथ आरती के पास पहुँच चुके थे। आरती की हालत अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी। आरती अब जैसे ही नॉर्मल हुई, बाबा जी ने आरती से बात करना शुरू किया। आरती को भी इतने समय से इन चीज़ों को झेलते झेलते अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एहसास होना शुरू हो चुका था। आरती भी अब बाबा जी की मदद सच में चाहती थी। इस वजह से वो बाबा जी के बताए हुए सारी क्रियाओं को करने के लिए तैयार हो चुकी थी और अगले ही दिन से बाबा जी ने आरती के साथ बैठकर जो भी प्रक्रिया थी वो सारी प्रक्रिया, पूजा, हवन कल से मतलब अगले दिन से शुरू कर दिया। 15 दिन तक लगातार सुबह शाम हवन और पूजा करने के बाद धीरे धीरे आरती की हालत में थोड़ा सुधार आने लगा और अब आरती इन चीज़ों को खुद तक आने से रोकने में सक्षम हो चुकी थी। बाबा जी ने उसकी सुरक्षा कवच के लिए शुरू में उसे कुछ तावीज और रक्षा सूत्र पहनाए थे। अब आरती धीरे धीरे लगभग 1 महीना बीतने के बाद ऐसी शक्तियों को खुद से दूर रखने में अब सक्षम है। लेकिन आरती को अब हर दिन नियम से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना पड़ता है, जिससे अब वो अपनी आंतरिक शक्तियों को इतना ज़्यादा बढ़ा चुकी है कि वो अगर चाहे तो इन शक्तियों से बात करे और अगर ना चाहे तो ना बात करे। वैसे भी बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ऐसी शक्तियाँ तो आपके आसपास भी नहीं आ सकती हैं। और आज आरती पूरी तरह से ऐसी शक्तियों से मुक्त होकर एक सामान्य ज़िंदगी बिता रही है और जैसे कि वो इन शक्तियों के लिए माध्यम बन चुकी थी, अब वो माध्यम भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो अब अपने सामान्य ज़िंदगी में एक बहुत ही प्यारी बिटिया की माँ है। उसकी बिटिया की उम्र भी अब लगभग 8 साल की हो चुकी है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।